हेलो बच्चों, आई एम दीपक उपाध्याय. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. उस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. ये 11th क्लास का चैप्टर है. तो इस चैप्टर में मैं कुछ पोर्शन को ड्रॉप करने वाला हूँ. मैं उस पोर्शन को ड्रॉप करने वाला हूँ जिसको आप 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं. तो फिर हम इस चैप्टर को कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूँगा मैटर की प्रॉपर्टीज़ से एंड देयर मेजरमेंट से. क्लियर? मैटर की प्रॉपर्टीज़ एंड देयर मेजरमेंट, मैं यहाँ से इस चैप्टर को स्टार्ट करूँगा. जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले एक छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए आप, जैसा कि आप लोग उसे 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. मैटर में लिखिए आप एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैविंग मास नॉन एज मैटर. उसके बाद जो नई हेडिंग है, जिस हेडिंग से ही हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, उस हेडिंग का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट मैटर की प्रॉपर्टी और उनकी मेजरमेंट. देखिए, मैटर की प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है क्या होती हैं, एंड देयर मेजरमेंट. और किसका मेजरमेंट? मैटर की प्रॉपर्टीज का ही मेजरमेंट. तो सबसे पहले हमको पढ़नी है कि मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और जो मैटर की प्रॉपर्टीज होती हैं उनके मेजरमेंट को हमको देखना है, उनका हमें मेजरमेंट करना है. तो सबसे पहले देखेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टीज. तो आप हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. हेडिंग डाल दीजिए आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. उसके नीचे एक लाइन लिखिए, देयर आर टू टाइप्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. देयर आर टू टाइप्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज, नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. मैटर के ये दो अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज हैं. इनमें हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे. तो पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ध्यान समझिए यहाँ से, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होती है? मैटर की ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस. देखिए, यहाँ सब्सटेंस बोलूँ या मैटर बोलूँ एक ही बात है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे. क्लियर? तो आप इसमें लिखना स्टार्ट करें. फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हेडिंग डाल दीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज. लिखें दोज प्रॉपर्टीज which can be measured and observed without changing their identity or composition. Without changing their identity or composition, known as physical properties. देखिए, मैटर की वो प्रॉपर्टी जिनको हम मेज़र कर सकते हैं और जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिना मैटर की आइडेंटिटी को चेंज किए हुए, बिना मैटर के कंपोजिशन को चेंज किए हुए, या बिना सब्सटेंस की आइडेंटिटी को चेंज किए हुए, या
बिना सब्सटेंस के कंपोजिशन को चेंज किए हुए, यानी कि सब्सटेंस के कंपोजिशन को बिना चेंज किए हुए। कंपोजिशन जो है, जिस तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं, जिस तरीके के एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स हैं, हम उनको बिल्कुल भी चेंज ना करें, हम उनके कंपोजिशन को बिल्कुल भी चेंज ना करें, हम उनकी आइडेंटिटी को बिल्कुल भी चेंज ना करें, ठीक है ना। तब बेटा ध्यान देंगे तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कह देते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कह देते हैं। क्लियर, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच कैन बी measured and observed without changing their identity or composition known as physical properties। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर की, वो आखिरकार होती क्या क्या है। यहाँ ज़रा ध्यान समझना, मैटर की वो फिजिकल प्रॉपर्टी जिनको हम मेजर कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें, यार हम उनको ऑब्जर्व भी कर सकें। ऑब्जर्व का मतलब क्या है, हम उनको देख सकें या महसूस कर सकें और हम उनको मेज़र भी कर सकें। तो ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल है आपका मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, डेंसिटी हो गई, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ETC। अब जरा ध्यान समझना, ये जो भी एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जिनको हम मेज़र कर सकते हैं और जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे मास को हम मेज़र भी कर सकते हैं और मास को हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। जैसे आपने आयरन के 2 पीस ले लिए, ठीक है ना, एक पीस बड़ा है, एक पीस छोटा है, और दोनों पीस का कंपोजिशन सेम है। दोनों में क्या होंगे, आयरन के एटम्स होंगे, दोनों की आइडेंटिटी क्या होगी, सेम होगी। अब एक पीस जो छोटा है, एक पीस जो बड़ा है, ठीक है ना, तो जो छोटा वाला पीस है तो आप डेफिनेटली क्या बोलेंगे, छोटे वाले का मास क्या होगा, कम होगा, और बड़े वाले का मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। और आप बाकी में अगर उनको मेज़र भी करेंगे तो बड़े वाले पीस का मास ज़्यादा निकलेगा, छोटे वाले पीस का मास क्या होगा, कम होगा। क्लियर। तो वो जो पीस हैं उनको आपने क्या कर लिया, मेज़र भी कर लिया, ठीक है ना। जो अलग अलग पीस है उनका जो मास है उसको आपने क्या कर लिया बेटा, मेज़र कर लिया। तो आयरन क्या हो गया, मैटर हो गया। और मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी, उनके मास, उसको आपने क्या कर लिया, मास को मेज़र कर लिया। और वो जो हमारा मास है उसको आपने ऑब्जर्व भी कर लिया। तो मास क्या है, मास मैटर का, उस सब्सटेंस का, उस आयरन का फिजिकल प्रॉपर्टी है। और फिजिकल प्रॉपर्टी को हम मेज़र भी कर सकते हैं और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, और हमने दोनों काम कर लिए, ठीक है ना। आयरन सब्सटेंस है, उसको हमने मेज़र भी कर लिया और हमने उसको ऑब्जर्व भी कर लिया। क्लियर। तो बेटा ध्यान देंगे। इसी तरीके से वॉल्यूम भी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब जरा ध्यान समझिए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मेज़र भी कर सकते हैं, इसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। सपोज़ ये रूम है, ठीक है ना, अगर ये रूम बड़ा हो गया तो हम इसको देख सकते हैं, रूम बड़ा हो गया, इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। अगर रूम छोटा हो गया तो हम कहेंगे भाई इसका वॉल्यूम कम हो गया, तो हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं आसानी से, और इसको मेज़र भी कर सकते हैं, इसके वॉल्यूम को हम आसानी से, ठीक है ना। डेंसिटी, मास पर वॉल्यूम, किसी दिए गए वॉल्यूम में जो मास होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, डेंसिटी कह देते हैं। किसी दिए गए वॉल्यूम के अंदर अगर मास ज़्यादा है तो हम डेंसिटी को क्या बोलेंगे बच्चे, डेंसिटी हमारी ज़्यादा है। और सेम वॉल्यूम है और उसके अंदर अगर मास हमारा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू अर्लियर कंडीशन, तो वहाँ पर हमारी क्या होगी बच्चों, डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर। तो देखिए डेंसिटी को भी हम मेज़र कर सकते हैं, मास पर वॉल्यूम को भी निकाल सकते हैं हम। वॉल्यूम हमें पता हो और मास हमको पता हो तो डेंसिटी हम निकाल लेंगे यहाँ से, और उसको ऑब्जर्व भी कर लिया। अब ऑब्जर्व हम उसको कैसे करेंगे, जरा ध्यान समझो बेटा। डेंसिटी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसको ऑब्जर्व कैसे करेंगे। आपने 2 बॉडीज़ ली और दोनों बॉडीज़ को आपने क्या किया, पानी में डाल दिया। अगर एक बॉडी डिप हो जाती है और दूसरी बॉडी फ्लोटिंग करने लग जाती है वाटर के सरफेस पर, तो आप क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे जो बॉडी डूब गई तो उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, उसका मास पर वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है, और जो फ्लोटिंग कर रही है उसकी डेंसिटी क्या है बच्चों, कम है। क्लियर। तो आपने क्या देखा बेटा, आपने जो चीज़ ऑब्जर्व की, जैसे जो बॉडी डूब गई, डिप हो गई, तो आप क्या बोलेंगे बेटा, आप बोलेंगे यहाँ इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो डेंसिटी को आपने ऑब्जर्व कर लिया ना, कैसे ऑब्जर्व किया, वो डूब गई, उससे आपने ऑब्जर्व कर लिया भाई इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। क्लियर। और आपने उसको क्या है, मेजर भी कर लिया। क्लियर। तो डेंसिटी हमारी क्या होगी बच्चों, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और इसको हम मेजर भी कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, अब जरा ध्यान समझिए। जैसे पानी है,
पानी अगर बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना, पानी अगर बॉयल करना स्टार्ट कर देता है और हमने उसके अंदर एक थर्मामीटर लगा दिया, वाटर के अंदर हमने एक थर्मामीटर लगा दिया और जैसे ही वाटर बॉयल करना स्टार्ट करता है वैसे ही हम उस थर्मामीटर में देखना स्टार्ट करते हैं और हम पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को देखते हैं। हम पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को देखते हैं। जो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर हमको दिखाई देगा वही उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बेटा मेरी बात को समझो, बॉइलिंग पॉइंट को हमने मेजर कर लिया थर्मामीटर से। बॉइलिंग पॉइंट को हम एक थर्मामीटर लेते हैं, हमने उसको क्या कर लिया, उससे मेज़र कर लिया, क्लियर। लेकिन हम उसको ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं? क्या उस थर्मामीटर के अंदर जो वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है, क्या वही ऑब्जर्वेशन है? उस थर्मामीटर के अंदर जो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है, जिस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पर वाटर ने बॉयल करना स्टार्ट कर दिया, क्या वही पॉइंट ऑफ टेम्परेचर हमारा ऑब्जर्वेशन है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जब वाटर ने बॉयल करना स्टार्ट किया तो आपने उसको देखा और तुरंत फिर आपने किसको देखा, थर्मामीटर को देखा, ठीक है। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या, दो चीज़ें ऑब्जर्वेशन हुई। पहले आपने क्या ऑब्जर्व किया, वाटर को बॉयल करता हुआ देखा, ये आपने जब ऑब्जर्व किया फिर आपने क्या देखा बेटा, पॉइंट ऑफ टेम्परेचर देखा, क्लियर। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आपने क्या किया, आपने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया बॉइलिंग करना जब स्टार्ट हुआ वाटर, यही आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया। और उसके बाद आपने थर्मामीटर के अंदर पॉइंट ऑफ टेम्परेचर देखा, वही हमारा क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इसी तरीके से सेम हमारा क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो गया बेटा, ये मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, मेजर भी कर सकते हैं और इसको हम बच्चों क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ये सारी हमारी क्या हो गए बेटा, एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, देखिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, समझिए इस बात को। बहुत सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो नेचर में क्वांटिटेटिव होती हैं। देखिए मेरी बात को समझिए, जो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कई सारी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज नेचर में क्वांटिटेटिव होती हैं। तो मैटर की ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम बच्चों क्या कह देते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कह देते हैं। अब मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा अच्छी तरीके से। पहले आप इसको हेडिंग को आप लिखिए, ठीक है ना, इसके अंदर थोड़ा सा आप नोट करिए। दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज, दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज, दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज विच आर quantitative, in nature, known as physical quantities, physical quantities, फिजिकल क्वांटिटीज। मैटर की वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो नेचर में क्वांटिटेटिव होती हैं, तो मैटर की उन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ही हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कह देते हैं। ओके, मैनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, दोज आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। सच टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर नॉन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। क्लियर। यहाँ पर बात क्या होती है, उस बात को आप समझिए ज़रा, ठीक है ना। ये क्वांटिटीज़ क्या होती है, क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव क्या होता है, ठीक है ना, विच आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। देखिए क्वांटिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। तो किसी भी मैटर की कुछ ना कुछ क्वांटिटी ज़रूर होती है। जैसे मेरी बात को समझिए आप लोग, हम अभी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटी को जानने से पहले दो तीन चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। देखिए बेटा, फिजिकल क्वांटिटी को हमने पढ़ा, अब फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ने से पहले हमें दो तीन बातों को पढ़ना है, उनको पहले आप नोट करिए, ठीक है ना। फिर मैं आपको बताता हूँ ये फिजिकल क्वांटिटी को ढंग से, तब आपको समझ में आएगा। ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए अभी आप, ठीक है ना। चलिए देखिए, मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस एग्जाम्पल को ज़रा समझिए। जैसे
मुझसे किसी ने कहा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो मैं बोलूँगा मैं आगरा का रहने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये जो आगरा हो गया वो क्या हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस। स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस किसका, मेरा। स्टैंडर्ड ऑफ, ये आगरा जो है, ये आगरा क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड है किसका, रेफरेंस का। मैं अपना स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं अपना स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं एक अपना रेफरेंस दे रहा हूँ और उस रेफरेंस को मैं आगरा को स्टैंडर्ड मान के दे रहा हूँ, समझिए। अब मुझसे किसी ने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, मैंने कहा मैं आगरा का रहने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मैं अपना एक रेफरेंस दे रहा हूँ, उस पूछने वाले व्यक्ति को मैं अपना रेफरेंस दे रहा हूँ, और किसको स्टैंडर्ड मान के, आगरा को स्टैंडर्ड मान के। मैंने कहा कि मैं आगरा का रहने वाला हूँ, तो आगरा मेरे लिए क्या हो गया कि स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान समझिए, इसी तरीके से बेटा होता क्या है, जैसे मैं अपने आप को क्या मान रहा हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, और स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है वो क्या हो गया, आगरा हो गया। इसी तरीके से जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके भी कुछ स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होते हैं, उनके भी कुछ स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होते हैं। उन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को उन स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस से रिप्रेजेंट किया जाता है। उन स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस को हम क्या कह देते हैं, यूनिट कह देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप मार्केट जाते हैं, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज मास हो गया। अगर आप मार्केट जाते हैं और मार्केट जाते समय आपकी मदर आपसे कहती हैं कि बेटा ऐसा करना, चीनी ले आना, ठीक है ना। तो आपने कहा कि कितनी चीनी ले आऊँ, कि मास ले आना, चीनी का मास ले आना बेटा। आपसे मदर ने कहा कि चीनी का मास ले आना। तो आपने दिमाग, आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, आप पढ़े लिखे हैं, आपने थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ी हुई है, केमिस्ट्री पढ़ी हुई है। आपने कहा कि मम्मी मास तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, लेकिन हम कितना मास ले आएँ, चीनी का कितना मास ले आएँ। आप कहेंगे कितना, तो मम्मी कहेंगे ऐसा करो 2 ले आओ, 2 मास ले आओ जाओ। आप कहेंगे 2, फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, कहेंगे 2 कितना, 2 क्या। तो मदर कहेंगे अच्छा ऐसा करो किलोग्राम मास ले आओ जाओ, फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, फिर कहेंगे किलोग्राम, कितना किलोग्राम, ठीक है ना। जब तक आप अपनी मदर से ये नहीं कहलवा लेंगे कि वो एक नंबर को किसी यूनिट के साथ बोलें, जब तक कि आप अपनी मदर से एक नंबर और एक यूनिट को एक साथ नहीं कहलवा लेंगे, प्रोडक्ट में नहीं कहलवा लेंगे, तब तक आपको संतुष्टि नहीं होगी। आप उनसे जब तक ये नहीं कहलवा लेंगे 2 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, तब तक आपको संतुष्टि नहीं होगी। 2 किलोग्राम, ठीक है ना, 2 हमारा क्या हो गया, नंबर हो गया, किलोग्राम हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस। समझिए, शुगर हमारा क्या हो गया, मैटर, और मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, मास। क्लियर। अब जरा ध्यान समझिए, मास हमारा क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है नेचर में, क्वांटिटेटिव। जो मास है वो नेचर में कैसा होता है, क्वांटिटेटिव, उसकी कुछ क्वांटिटी होती है, और उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बेटा, हमें नंबर की ज़रूरत पड़ती है और एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। जो यूनिट होती है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होता है। स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होता है किसका बेटा, मास का, उस फिजिकल प्रॉपर्टी का। क्लियर। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, यूनिट। यूनिट हमारा क्या होता है, समझिए, इसको आप लिख लीजिए। अ यूनिट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस। अ यूनिट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस। मैं अभी यूनिट के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये बताना क्यों जरूरी है पहले उसको समझ लीजिए। चूजिंग टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल प्रॉपर्टी, बेटा ध्यान दीजिए, समझिए। मैंने इससे पहले जो आपको एक हेडिंग डलवाई थी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी मैंने, और फिजिकल क्वांटिटी के बाद डायरेक्ट मैं किस पे आ रहा हूँ, यूनिट पे आ रहा हूँ। तो मेरी बात को समझिए, यूनिट क्या होता है, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन, जिसको चूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट करने के लिए एनी फिजिकल प्रॉपर्टी,
किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट को हम लेते हैं, ठीक है ना, जिसको हम स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस मानते हैं। किसका बेटा, किसका स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस मानते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी का। जैसे मास क्या हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। मास क्या हो गई? फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब उस फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक यूनिट को चूज करना पड़ेगा, जो यूनिट स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है किसकी? मास की। किसकी? फिजिकल प्रॉपर्टी की। समझिए मेरी बात को एक मिनट। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जैसे मैं मास लेता हूँ, मास हमारा क्या हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। उस फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक यूनिट लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, और वो यूनिट क्या होगी? स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होगा। वो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस किसका होगा? उस मास का होगा, उस फिजिकल प्रॉपर्टी का होगा, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान समझिए, ये वाली बात आपकी क्लियर हो गई। जैसे अगर मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे आपसे अगर कहा जाए कि शुगर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी क्या होगी? उसकी मास होगी। अब उसका जो मास है, ठीक है ना, उसके मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जो हमारी शुगर है उसका जो मास है, उसके जो ये मास है उसको हम क्या कह सकते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। अब इस फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक यूनिट चूज़ करेंगे, और वो जो यूनिट होगी वो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होगी। किसकी? उस फिजिकल प्रॉपर्टी की, उस मास की, ठीक है ना। जैसे हमने वो यूनिट क्या चूज़ की? किलोग्राम। हम उस यूनिट को क्या चूज़ कर सकते हैं? ग्राम। अब जो ग्राम है वो क्या है? एक स्टैंडर्ड है। किसके रेफरेंस को देने के लिए? मास के रेफरेंस को देने के लिए। मेरी बात आ गई समझ में? नहीं आ गई यहाँ से? क्लियर? यानी कि जो हमने शुगर का मास लिया हुआ है, जो कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक यूनिट ली है। हम उसको किलोग्राम में ले लें या हम उसको ग्राम में ले लें, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। किसके लिए? मास के लिए, ठीक है। तो ये बात हमारी यहाँ पर ये होती है। अब एक बात और देखिए, क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी क्या होती है? आप 10th क्लास के अंदर और 9th क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड यूनिट। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड यूनिट नॉन एज क्वांटिटी ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए मेरी बात को समझिए आप। अगर आपने कोई एक नंबर ले लिया और कोई एक आपने यूनिट ले ली, और यूनिट हम काय के लिए लेते हैं बेटा? स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस। स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस के लिए। किसके लिए बेटा? किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट लेते हैं, और वो जो यूनिट है वो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है। किसका बेटा? उस फिजिकल प्रॉपर्टी का। क्लियर? तो जरा ध्यान समझिए, अगर हमें क्या निकालनी है? क्वांटिटी निकालनी है। और किसकी क्वांटिटी निकालनी है? हमें फिजिकल प्रॉपर्टी की क्वांटिटी निकालनी है। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मास मान लिया, अब मास की मुझे क्या निकालनी है? क्वांटिटी निकालनी है। तो मास की क्वांटिटी निकालने के लिए एक हमको स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस मानना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस हमने क्या मान लिया? किलोग्राम मान लिया। क्लियर? तो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस हो गया। दूसरी चीज़ हमें क्या है बेटा? उस स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस जो कि एक यूनिट है, जो कि किलोग्राम हो सकती है, ग्राम हो सकती है, उसके साथ एक नंबर का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। जब हम उस स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस जो कि एक यूनिट है, वो किलोग्राम भी हो सकती है, वो ग्राम भी हो सकती है, उसके साथ किसी नंबर का हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार हमको क्या मिल जाता है बेटा? एक क्वांटिटी मिल जाती है, एक मात्रा मिल जाती है। और वो क्वांटिटी और मात्रा किसकी होती है? उस फिजिकल प्रॉपर्टी की होती है। वह फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने क्या ली है? मास लिया हुआ है। क्लियर? तो क्वांटिटी हमारा क्या होता है समझिए जरा। देखिए मैं क्वांटिटी गया, फिर दोबारा से आप नोट करिए, ठीक है ना, आप फिर दोबारा नोट कर लीजिए आप चाहें इस तरीके से, या एक बार फिर हेडिंग डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं पहले भी हेडिंग एक डलवा चुका हूं इसकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फिर आप लिख लीजिए फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी। देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड यूनिट चूजिंग। यूनिट जिसको चूज किया जाता है, सॉरी, टू रिप्रेजेंट
टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल प्रॉपर्टी, एनी फिजिकल प्रॉपर्टी, एनी फिजिकल प्रॉपर्टी। क्लियर? समझिए, फिर समझिए, फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या होती है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम ऐसे भी कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर, कोई नंबर है उसका और कोई यूनिट है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, और यूनिट हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होता है। मैं पहले आपको लिखा चुका हूँ जिसको हम क्या करते हैं, चूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को। ठीक है ना? तो हम इसको क्या कह सकते हैं, नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। देखिए समझिए ज़रा, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके सामने क्या, मास। सिर्फ मास अगर मैंने लिख दिया तो मास हमारा क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी। ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको ऑब्जर्व भी किया जा सकता है और जिसको मेजर भी किया जा सकता है। अब कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम फिजिकल क्वांटिटी कब कह देते हैं, किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को फिजिकल क्वांटिटी कब कह देते हैं, जरा समझिए। कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो नेचर में क्वांटिटेटिव होती हैं। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, मास जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये भी नेचर में कैसी होती है, क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हो गया, मास। तो मास की कुछ ना कुछ क्या होगी, क्वांटिटी जरूर होगी। तो बेटा क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी अभी मैंने आपको बताया फिजिकल क्वांटिटी में क्या करते हैं हम, यानी कि नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, यूनिट के साथ। और यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है जिसको चूज किया जाता है किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए। कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उस यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो जो यूनिट है वो हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस हो गया। वो जो यूनिट है वो रेफरेंस हो गया, किसका रेफरेंस हो गया, उस फिजिकल प्रॉपर्टी का रेफरेंस हो गया। ठीक है ना? इस मास का हमें कुछ रेफरेंस देना है, ठीक है ना? तो वो जो रेफरेंस होगा वो इसके लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, किलोग्राम, किलोग्राम। तो देखिए समझिए, ये मास क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। और मास के लिए हमें एक रेफरेंस देना है, मास के लिए हमें क्या देना है, रेफरेंस। और यहाँ पर रेफरेंस मैंने क्या माना है, स्टैंडर्ड माना है। वो जो स्टैंडर्ड है वो हमारा क्या हो गया, किलोग्राम हो गया। अब हमने यहाँ पर यूनिट लिख दी जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। इसके आगे अगर मैं कोई नंबर लिख देता हूँ तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगी, एक क्वांटिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, क्वांटिटी। उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? इसको हम बोलने लग जाएंगे बच्चों फिजिकल क्वांटिटी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत समझे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है ये हमारा हो गया। उसके बाद जो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है उसको समझिए। हेडिंग डाल देंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज इन विच, आप लोग पढ़ चुके हैं इसको, केमिकल चेंजेस occurs in substances known as chemical properties, chemical प्रॉपर्टीज। नोट कर लीजिए। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज इन विच, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी बोल सकते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। प्रॉपर्टीज इन विच, जिनमें केमिकल चेंजेस अकर इन सब्सटेंसेस नॉन एज केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए ऐसी प्रॉपर्टीज जिनमें
कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं किन के अंदर, सब्सटेंसेस के अंदर, उसको क्या कह देते हैं बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कह देते हैं। अब सब्सटेंसेस के अंदर केमिकल चेंजेस होने का क्या मतलब है, देखिए अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि पुराने बॉन्ड हमारे ब्रेक हो रहे हैं और नए बॉन्ड हमारे क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है ना। ब्रेकिंग ऑफ ओल्डर बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, ब्रेकिंग ऑफ ओल्डर बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स नॉन एज केमिकल चेंजेस, ठीक है ना। तो केमिकल चेंज हमारा ये हो गया इस तरीके से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।